हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं कैपिटल मार्केट की यूनिट 4, जिसमें हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम रिवाइज करेंगे। और प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ की अगर हम बात करें तो ICICI बैंक के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है, नाबार्ड के ऊपर आया हुआ है, एग्जिम बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, DFI के ऊपर, और IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारा आज हम स्टडी करेंगे और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हम जानते हैं यूनिट 4 में हमारे एक तो डेवलपमेंट बैंक वाला चैप्टर है यानी कि उनके टॉपिक्स हैं, और दूसरा है हमारा म्यूचुअल फंड का। बट बहुत से PYQ को एनालिसिस करने के बाद मेरे को ये लगा कि बैंक का क्वेश्चन तो हर बार ही आया है दोनों ही चॉइसेस में, ठीक है। सिर्फ हम म्यूचुअल फंड का टॉपिक करेंगे तो वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICICI बैंक। हमने बहुत सुना है नाम, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली, और इसके मेजर अचीवमेंट और डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ICICI का फुल फॉर्म क्या है? ICICI का फुल फॉर्म है द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया, ठीक है। एक बार और रिपीट करेंगे, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली ICICI लिमिटेड जो है कंपनी या कह सकते हैं बैंक, वॉज अमंग द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक्स इन द वर्ल्ड टू बी सेट अप इन द प्राइवेट सेक्टर। तो हमने बहुत सुना था कि गवर्नमेंट सेक्टर में डेवलपमेंट बैंक्स बनते हैं, इस्टेब्लिश्ड होते हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट से। बट प्राइवेट सेक्टर में ये बैंक आया था, डेवलपमेंट बैंक, दैट इज़ ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और प्राइवेट सेक्टर में जो है ये पहला डेवलपमेंट बैंक आया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ICICI को सेट करने के लिए कह सकते हैं कि ये जो आइडिया था इसको सेट करने का, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी जो है काफ़ी डिस्कशन हुआ, वर्ल्ड बैंक और कुछ अदर जो है अमेरिकन फाइनेंसर जो हैं उनके साथ जो है ये पूरा डिस्कशन हुआ था। और एक कमेटी जो है 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ये आइडिया निकल करके आया था कि हमें ICICI को फॉर्म करना चाहिए, ICICI इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकन फाइनेंसर्स ने मिलकर एक कमेटी सेटअप की थी। वहाँ पे डिस्कशन हुआ था जहाँ पे ये ICICI को फॉर्म करने का यानी कि इसको बनाने का, इसको इस्टेब्लिश करने का बताया गया था एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर। 1955 में इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म किया गया, बनाया गया। और किस लिए बनाया गया? टू एनकरेज एंड असिस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, सो दैट हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्रीज़ में पैसा आए। इन चीज़ों को एनकरेज करने के लिए, इन चीज़ों को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए सारी ICICI का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1955 में हुआ था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ICICI के क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऑब्वियसली हर बैंक जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता ही है। किनको? जैसे लोन वगैरह देना, स्मॉल बिजनेसेस को, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, इन सबको लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ICICI बैंक का एम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करना, प्रमोट करना। उसके बाद सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है, कि सपोर्ट करना कि भाई हमारे इंडिया में सोशल वेलफेयर हो, इक्विटी आए, ये सारी चीज़ें भी। एंटरप्रेन्योरशिप को एंकरेज करना, तो ICICI बैंक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को भी प्रमोट करता है। प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करता है। तो ICICI बैंक जो है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर को, रुपीज़ में भी यानी कि इंडियन करेंसी में भी और फॉरेन करेंसीज़ में भी। उसके बाद बिज़नेस डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। तो ICICI बैंक जो है हेल्प करता है, असिस्ट करता है फॉर्मेशन, डेवलपमेंट और हमारे बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन, कि हमारे बिज़नेस जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस फॉर्मेशन का मतलब होता है बिज़नेस करें, ठीक है। और जिनके ऑलरेडी बिज़नेस चल रहे हैं वो अपने बिज़नेस को और ज़्यादा डेवलप करें और ज़्यादा मॉडर्न बनाएं। इन चीज़ों को भी जो है वो सपोर्ट करता है ICICI। मार्केट एक्सपेंशन को भी सपोर्ट करता है। मार्केट एक्सपेंशन का मतलब क्या? कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को ग्रैब करे,
प्राइवेट यानी कि आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट करता है कि मार्केट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, और ज़्यादा प्राइवेट ओनरशिप आए, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करें इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद बीइंग एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है उसका एम है एनवायरमेंटल का जो इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट जनरेशन, वाटर कंजम्पशन कह सकते हैं, इन चीज़ों को हमें मिनिमाइज़ करना है, हमें कम से कम बिजली यूज़ करनी है, कम से कम एनर्जी का यूज़ करना है, वेस्ट को कम से कम करना है, वाटर कंजम्पशन हमें कम से कम करना है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे। तो एनवायरनमेंट को ठीक करना, एनवायरनमेंट को भी जो है ध्यान में रखते हुए आईसीआईसीआई बैंक जो है इसको, इसके होने वाले जो इम्पैक्ट हैं इन चीज़ों के, जो हम वाटर कंजम्पशन करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन करते हैं, इन सबको मिनिमाइज़ करें। ठीक है। इसके बाद है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो जो आईसीआईसीआई जो है वो एक कह सकते हैं कि जो भी हम लोग आज के टाइम में बिज़नेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही होना चाहिए, हमारे सोशल लाइफ, सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी के लिए भी सही होना चाहिए, और गवर्नेंस जो पॉलिसी है उन सब चीज़ों के लिए वो सही होना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक की ईएसजी पॉलिसी है जो ये आईसीआईसीआई को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि वो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस करे, मतलब ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई इम्पैक्ट ना, बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, ना हमारे सोसाइटी को पड़े। ठीक है। और हमारे जो है लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है ये आईसीआईसीआई बैंक जो है काम करता है, बिजनेस प्रैक्टिसेस करता है। ग्रोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आईसीआईसीआई बैंक का एम है कि उसे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाना है, और जो भी ऑब्वियसली बैंक जो है पैसा उधार देता है, लोन देता है, तो एक तरीके से रिस्क ही होता है। ठीक है। तो रिस्क को भी एक तरीके से मेंटेन करना है और प्रॉफिट भी जनरेट करना है, ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के क्या मेजर अचीवमेंट एंड डेवलपमेंट है, तो आईसीआईसीआई बैंक को अवार्ड मिला था उसकी सर्विसेज के लिए, उसके सॉल्यूशंस के लिए। बेस्ट डोमेस्टिक बैंक का अवार्ड मिला था, तो एशिया मनीज अवार्ड मिला था उसको सेकेंड ईयर इन अ रो, यानी कि बेसिकली बेस्ट डोमेस्टिक बैंक का मिला था। कंपनी ऑफ द ईयर का मिला था 2022 में अवार्ड। ये सारी इसकी अचीवमेंट है। उसके बाद मॉडल बैंक फॉर री इमेजिनिंग इंटरप्राइज लीडिंग सोल्यूशन, ये 2024 में कैलेंड मॉडल बैंक अवार्ड मिला था इनको 2024 में। उसके बाद आईसीआईसीआई जो है वो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हुआ था 1999 में। इन 1999 आईसीआईसीआई जो है वो पहला इंडियन कंपनी, या कह सकते हैं कि पहला बैंक था या पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो नॉन जापान एशिया से आता था, और वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ। जैसे हमें पता है ना बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे ही यूएसए में, अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहाँ पे लिस्टिंग हुई थी इसकी। मर्जर्स की अगर हम बात करें तो 2001 में आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आईसीआईसीआई पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विस लिमिटेड, ये सारे जो है मर्ज हो गए थे। ऑब्वियसली ये तीन अलग अलग कंपनी थी आईसीआईसीआई के नाम से, और ये तीनों ही एक ही बैंक में मर्ज हो गई, मतलब एक ही चीज़ कंपनी में मर्ज हो गई। मनी टू वर्ल्ड की अगर हम बात करें 2015 में आईसीआईसीआई बैंक ने एक मनी टू वर्ल्ड नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। जैसे आजकल आप देखते हो गूगल पे आया, फ़ोन पे आया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो पेमेंट वगैरह की। तो 2015 में तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक मनी टू वर्ल्ड नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसमें आप रेमिटेंसेस कर सकते हो, यानी कि ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो ऑनलाइन, और आईसीआईसीआई यूज़र्स के साथ भी और नॉन आईसीआईसीआई कस्टमर्स के साथ भी। ठीक है। जैसे किसी का बैंक कुछ और है, किसी का बैंक कुछ और है, तो सबके साथ ऐसे ही मनी टू वर्ल्ड आया था। फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने ऑर्गेनाइज़ किया था एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम डिफरेंट ग्रुप्स के लिए हमारी कम्युनिटी में, जिसमें आपके लो इनकम फैमिलीज़ आ गई, स्मॉल बिजनेस ओनर आ गए, प्रोफेशनल आ गए, इनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया था। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम ये होता है जिसमें हम लोगों को फाइनेंस के बारे में अवेयर कराते हैं कि आप कैसे अपना पैसा जोड़ सकते हो, कैसे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज देना लोगों को। उसके बाद डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो कल्चर ऑफ डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन को भी प्रमोट करता है। इसका मतलब ये होता है कि लोग बहुत जगह अलग अलग जगहों से आते हैं, ठीक है, सबको इक्वल रखना, सबको इंक्लूड करके चलना, इन चीज़ों को भी प्रमोट करता है आईसीआईसीआई। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, तो आईसीआईसीआई बैंक एक यूँ कह सकते हैं एक बोर्ड अप्रूव्ड ईएसजी पॉलिसी है इसकी, मतलब, और जिसमें आईसीआईसीआई बैंक्स कुछ वैल्यूज़ को कुछ जो है फॉलो करता है, और इसके कुछ फोकस एरियाज़ हैं जिस पे आईसीआईसीआई जो है वो
सारी चीज़ें देखता है। तो ये सारा इसकी जो भी पॉलिसी है वो ESG के अकॉर्डिंग है, यानी कि एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है हमारा नाबार्ड का टॉपिक। तो नाबार्ड में PYQ हमसे पूछा गया था कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, ब्रीफली डिस्कस द फीचर ऑफ नाबार्ड। तो सबसे पहले जो नाबार्ड की फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है, याद करो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो नाबार्ड प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। नाबार्ड जो बैंक है ना वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करता है, लेकिन किसको करता है, फार्मर्स को, किसानों को करता है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, गाँव के जो बिजनेसमैन्स हैं यानी कि एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, और या फिर अदर स्टेक होल्डर्स को जो हमारे रूरल डेवलपमेंट में है, जो हमारे गांव के एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करना, उनको छोटे छोटे लोन्स देना, ठीक है। कैपेसिटी बिल्ड करना, मतलब कि कह सकते हैं कि और ज़्यादा उनको ग्रो करने में हेल्प करता है बिजनेसमैन को जो गांव के हैं। फिर नाबार्ड का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना वो यही है कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और कैसे करना, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करके, क्रेडिट सपोर्ट देकर, मैंने कि उधार देकर, और अदर रिलेटेड सर्विसेज देकर। अब नाबार्ड के फंक्शंस क्या हैं, नाबार्ड के फंक्शन यही हैं कि ये उधार देता है, क्रेडिट। तो नाबार्ड प्रोवाइड क्रेडिट किसको, किस लिए देता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, अदर रूरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी ये रीफाइनेंस लोन देता है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को लोन देता है। मार्केटिंग फेडरेशंस जो होती हैं उनको भी ये उधार देता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नाबार्ड जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। रेगुलेशन, तो नाबार्ड रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को। कोऑपरेटिव का रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि कोऑपरेटिव बैंक और जो RRBs होते हैं ना, जो ये रीजनल रूरल बैंक, इन पे एक तरीके से नज़र रखता है, रेगुलेट करता है इनको नाबार्ड। मतलब कि जो ये RRBs हो गए, डिस्ट्रिक्ट वाले जो ये हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ठीक है। तो इस लेवल के जो ये बैंक्स होते हैं तो नाबार्ड इनको रेगुलेट करता है। तो नाबार्ड जो है वो लाइसेंसिंग भी प्रोवाइड कराता है RRBs को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, मतलब रेकमेंड करता है कि RBI इनको लाइसेंस दे, ठीक है। तो नाबार्ड रेकमेंड करता है RBI को कि पर्टिकुलर किसी रीजनल रूरल बैंक को या किसी कोऑपरेटिव बैंक को जो है RBI लाइसेंस दे दे। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड रिसर्च, क्योंकि देखो लाइसेंस की अगर हम बात करें तो कोई भी बैंक ऐसे बिना RBI के लाइसेंस के रन नहीं कर सकता है ना। तो अगर नाबार्ड को लग रहा है कि कोई रूरल एरिया में कोई ऐसा बैंक है जो लोगों की हेल्प कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो नाबार्ड रेकमेंड कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि इस पर्टिकुलर बैंक को आप लाइसेंस दे दो, ठीक है। ये बात थी इसमें। उसके बाद ट्रेनिंग एंड रिसर्च की अगर हम बात करें तो नाबार्ड ऑफर करता है ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी बैंक्स के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमारे रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग एंड रिसर्च देना। इसके बाद आता है पॉलिसी असिस्टेंस। तो नाबार्ड जो है वो हेल्प करता है पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में, किस मैटर से रिलेटेड, जो हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड हो गई या रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड हो गई, इनसे रिलेटेड जो है पॉलिसी बनाता है, उसमें हेल्प करता है। उसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो नाबार्ड सपोर्ट करता है इनिशिएटिव जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जैसे गांव में 10-20 लोग या बहुत सारे लोग होते हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, किसी एक की मदद करते हैं, ठीक है। ऐसी जिसको भी ज़रूरत होती है उसकी मदद करते हैं। बैंक लिंकेज प्रोग्राम, वाटरशेड डेवलपमेंट, नेशनल मिशन फॉर वेस्टलैंड डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में जो है RBI जो है, सॉरी, नाबार्ड जो है वो सपोर्ट करता है, पैसा देता है। रूरल मार्ट जैसे हमने सुना है, ये विशाल मेगा मार्ट सुना है हमने, D मार्ट सुना है, V मार्ट सुना है ना। ऐसे ही रूरल एरिया में भी जो रूरल मार्ट्स बनते हैं जहाँ पे लोग ख़रीदारी करते हैं, लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो रूरल मार्ट्स को भी सपोर्ट करता है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। रूरल एरिया में लोग बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाता है, एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है। एक मार्केट प्रोवाइड करा जाता है जहाँ पे गांव के लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है एक तरीके से मार्केट में बेच पाएँ,
है ना। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम भी चलाई नाबार्ड ने, तो नाबार्ड ने स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम चलाई, जो है स्मॉल आर्टिसंस को क्रेडिट प्रोवाइड किया, हैंडलूम वीवर्स को और अदर छोटे छोटे जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनको उधार दिया एक तरीके से। अगर हम बात करें तो ये जो नाबार्ड की असिस्टेंस पॉलिसी है, जो नाबार्ड इतनी हेल्प करता है लोगों की और इन सारे लोगों की, जो भी हमने पढ़ा अभी, तो इसके क्या फ़ीचर्स हैं। फीचर यही है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब वही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है रूरल इकोनॉमी को, लोन्स देता है लोगों को, रूरल इकोनॉमी डेवलप होती है इससे। नाबार्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लेता है ताकि रूरल का जो मतलब गाँव का एरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो नाबार्ड जो है वो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट स्कीम, तो नाबार्ड जो है वो डेवलपमेंट स्कीम भी बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है रूरल एरियाज़ में, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, ड्रिंकिंग वाटर एंड मोर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो नाबार्ड जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस होते हैं जो हाथ से कुछ चीज़ों को बनाते हैं, एंड स्टाफ और किनको क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, इन सबको ट्रेनिंग देता है। सुपरविज़न की अगर हम बात करें तो नाबार्ड जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको सुपरवाइज भी करता है ताकि जो है अच्छी बैंकिंग प्रैक्टिसेस हो सके। ऑब्वियसली सुपरविज़न तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है रेगुलेशन, तो नाबार्ड जो है वो रेगुलेट करता है डेवलपमेंट स्कीम्स, लोन्स, बैंक्स के थ्रू, अदर फाइनेंशियल एंटिटीज़ के थ्रू मॉनिटरिंग भी करता है ये सबकी परफॉर्मेंसेस को। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सिम बैंक। तो एक्सिम बैंक के क्या ऑब्जेक्टिव है। एक्सिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, और ये जो एक्सिम बैंक है ये क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विसेज ऑफर करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्सिम बैंक, जिसको हम, ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जनवरी 1, 1982 में। और क्यों हुआ था, क्योंकि भाई हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, हमारा देश जो है बाहर की कंट्रीज़ के साथ क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन करना, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करना कैसे पॉसिबल होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के थ्रू पॉसिबल होगा। तो पहले ये काम कौन करता था, पहले काम करता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। तो आईडीबीआई से एक्सपोर्ट फाइनेंस का फंक्शन इसने टेक ओवर कर लिया और ये सारा काम जो है एक्सिम बैंक करने लगा। किस चीज़ का काम, इसका एक्सपोर्ट फाइनेंस फंक्शन का। एक्सपोर्ट फाइनेंस फंक्शन मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि मैं इंडिया में रहती हूँ, इंडिया में रहने वाले जो बिजनेसमैन है वो अपना प्रोडक्ट जो है बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों को हेल्प करता है एक्सिम बैंक, जो है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, उनको पैसा देता है। ठीक, तो ये वाला फंक्शन पहले आईडीबीआई करा करता था, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब करते थे। लेकिन आज मतलब ये जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का, एक्सिम बैंक का, तो फिर ये काम एक्सिम बैंक के पास चला गया। तो एक्सिम बैंक जो है बेसिकली अब फॉरेन ट्रेड सारा संभालता है, उससे रिलेटेड फाइनेंस ट्रांजैक्शन को देखता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, और एक तरीके से जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करना, और सारे चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को सारा फाइनेंस वगैरह ये प्रोवाइड कराना। तो एक्सिम बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारे एक्सिम बैंक के ऑब्जेक्टिव हैं। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, बिल्डिंग पार्टनरशिप, सपोर्टिंग सस्टेनेबल एक्टिविटी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, एमएसएमईज को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये एक एक करके पढ़ेंगे। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सिम बैंक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को, और अदर फाइनेंसिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है इंडियन कंपनीज़ को, ताकि वो ग्लोबली compete कर पाएँ। ग्लोबली compete करने का मतलब होता है कि बाहर के देश में भी लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना, लेकिन हमें भी तो अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे प्रचार करना पड़ता है, एडवर्टीज़मेंट देनी पड़ती है, वहाँ के इन्फ्लुएंसर से ऐड करवानी पड़ती है, तो बहुत चीज़ों में पैसे की ज़रूरत होती है, सो दैट आपका प्रोडक्ट बिके। ठीक है, छोटे लेवल का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहाँ पे एजेंट्स को पैसा देना, है ना, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सिम बैंक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स को भी। उसके बाद आता है सपोर्टिंग सस्टेनेबल एक्टिविटी। तो एक्सिम बैंक जो है वो ग्रीन ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है, कि मतलब जो भी आप काम करो अच्छा काम करो, बेकार प्रोडक्ट मत बनाओ, अच्छे प्रोडक्ट बनाओ जो हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, है ना। तो सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ को
सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटली। जैसे इन्होंने बोला कि Exim Bank support the green transition and sustainable activities of exporter and has raised resources to finance environmentally and socially sustainable activities। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे बिजनेसेस में ही पैसा लगाता है ये जो सोशली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, लोगों के लिए सही हो, बेहतर हो। उसके बाद बिल्डिंग पार्टनरशिप। तो एग्जिम बैंक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट्स, डेवलप द ग्रास रूट ट्रेड इकोसिस्टम, इन चीज़ों को भी प्रमोट करता है। कहने का ये मतलब है कि देखो एग्जिम बैंक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करता है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारी हरियाणा हो गई या बहुत सारी अदर स्टेट्स होती है, इनके साथ क्या करता है, पार्टनरशिप करता है। और क्यों करता है, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा एक्सपोर्ट हो, ठीक है, और ग्रास रूट लेवल पे हमारा एक इकोसिस्टम बने जहाँ पे लोग व्यापार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करें। क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे जब तो हमारे देश में बाहर का पैसा आएगा। अगर इम्पोर्ट ही करते रह गए, बाहर से ही सारी चीज़ें मंगाते रह गए, तो हमारे देश का पैसा बाहर चला जाएगा। और ऐसा हमें नहीं करना है। हमें उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एग्जिम बैंक जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑफर करता है बिजनेसेस को, जिसमें आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च, टेक्निक्स, एनालिसिस, इन सारी चीज़ों में जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है। क्योंकि देखो भाई, आपको क्या पता है एज एन एक्सपोर्टर, आपको क्या पता कि बाहर हमारा माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुछ एनालिसिस करने पड़ेंगे, और उसके लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ की सर्विसेज भी एग्जिम बैंक प्रोवाइड कराता है। कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन। तो एग्जिम बैंक जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। क्या कोऑर्डिनेट करता है, द वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट फाइनेंस द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एग्जिम बैंक जो है वो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए पैसा दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए पैसा दे रहे हैं, उन बैंक, उन इंस्टीट्यूशन, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी एग्जिम बैंक क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSMEs को भी सपोर्ट करता है एग्जिम बैंक, पार्टनरशिप करता है MSMEs के साथ, ताकि ग्लोबल फुटप्रिंट, कह सकते हैं कि ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अपनी छाप छोड़ पाएँ, ठीक है, हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स, हमारे इंडिया की चीज़ें बिक पाएँ। तो इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। क्योंकि देखो हमें पता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज हो गई, तो ये लोग भी अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना, छोटे छोटे। तो इन चीज़ों को हमारे इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, सपोर्ट करने का काम होता है एग्जिम बैंक का। एग्जिम बैंक जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी ऑफर करता है। जैसे सबसे पहले इन्होंने बोला प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो एग्जिम बैंक जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है किनको, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स वो बिजनेस होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो एग्जिम बैंक उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है उनकी, ताकि वो जो है नए, मतलब कह सकते हैं कि न्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और एग्जिस्टिंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में वो पैसा देता है एक तरीके से, नए प्रोजेक्ट्स में भी, और जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन स्कीम। तो एग्जिम बैंक जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडियन कंपनीज़ को, ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें। और कैसे करता है, लैंडिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। लैंडिंग प्रोग्राम्स का मतलब होता है लोन्स प्रोवाइड करना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है एक्सपोर्ट करने में लगा पाए। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। प्रोडक्शन इक्विपमेंट, क्योंकि हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो भाई प्रोडक्शन इक्विपमेंट की भी तो रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको फाइनेंस करता है, इंपोर्ट को भी फाइनेंस करता है, ये सारी चीज़ें। लाइंस ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो लाइंस ऑफ क्रेडिट भी एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होता है जो एक सेफ मोड प्रोवाइड करता है of non-resourcing finance option to Indian export, especially to small and medium enterprises। कह सकते हैं लाइंस ऑफ क्रेडिट में आप ये लिख सकते हो कि एक ऐसा फाइनेंसिंग मैकेनिज्म ये जो है बनाता है, ठीक है, एग्जिम बैंक, और जिससे कि हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को हम लोग फाइनेंस कर पाएँ, पैसा दे पाएँ, स्पेशली हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इनमें हम पैसा दे पाएँ। तो एक इस तरीके का फाइनेंसिंग मैकेनिज्म भी ये प्रोवाइड कराता है। प्री शिपमेंट क्रेडिट देता है। प्री शिपमेंट का मतलब होता है कि माल को भेजने से पहले के जो खर्चे होते हैं उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है एक्सपोर्टर को, तो इसके लिए भी पैसा प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को।
पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट का मतलब होता है जब माल वहाँ पहुँच जाता है तो उसके बाद भी बहुत से खर्चे होते हैं उस माल को बेचने के लिए, उसको उतारने के लिए, या बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें भी पैसा चाहिए होता है, तो वो भी एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फाइनेंस, तो एग्जिम बैंक जो है वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए गुड्स को, इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी, तो इनमें भी पैसा देता है। जॉइंट वेंचर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो कंपनी, जैसे इन्होंने बोला कि इन फाइनेंसेस द जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज, तो कह सकते हैं कि जब दो कंपनी एक साथ मिलके कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करती है, ठीक है, तो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो जॉइंट वेंचर फाइनेंस भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विपमेंट फाइनेंस, ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि बहुत सी चीज़ें हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, है ना, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कोई मशीनरी चाहिए या बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होती है इक्विपमेंट्स, तो उनको भी फाइनेंस करता है। मर्चेंट बैंक सर्विस की अगर हम बात करें तो एग्जिम बैंक जो है वो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी करता है। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है पैसों का लेन देन, ठीक है, कि आपने यहाँ से माल भेजा तो वहाँ से पेमेंट जो आएगी वो बैंक के थ्रू आएगी, तो ओबियसली इसमें बीच में एग्जिम बैंक भी अपना प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। तो ये मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, क्योंकि ओवरसीज़ ट्रांजैक्शन में बैंक भी कुछ चार्ज करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज, तो एग्जिम बैंक जो है वो इंडियन कंपनीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और उनको अनेबल बनाता है कि वो ओवरसीज़ मार्केट यानी कि बाहर विदेश के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश कर पाए, वहाँ पे बेच पाएँ। तो मार्केटिंग करनी ज़रूरी है, मार्केटिंग नहीं करोगे तो नहीं बेच पाओगे, उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। गारंटीज़, तो एग्जिम बैंक जो है वो एक तरीके से गारंटी देता है ओब्लिगेशंस की ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर। देखो क्या होता है इसका मतलब कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इम्पोर्टर हूँ या मैं एक्सपोर्टर हूँ, ठीक है, तो बाहर से मेरा पैसा का लेन देन है, एडवांस पेमेंट भी कुछ चलती है और फिर माल पहुंचने के बाद भी हमें पेमेंट करनी होती है। तो एग्जिम बैंक जो है वो एक तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, जिसमें क्योंकि देखो बाहर के देश आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे लेकिन आपके देश के बैंक के ऊपर ज़रूर भरोसा करेंगे, और एग्जिम बैंक जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, तो एक तरीके से बाहर के जो इम्पोर्टर्स हैं या बाहर के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आपके ऊपर तभी विश्वास करेंगे जब आप बैंक के थ्रू सारे ट्रांजैक्शन करोगे, और वो बैंक भी कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है, गवर्नमेंट का बैंक है, एग्जिम बैंक है, तो इसके लिए गारंटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एग्जिम बैंक गारंटी भी प्रोवाइड करता है इस चीज़ों में। इसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि DFI। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है, उसको में पैसा देता है। DFI का प्राइमरी गोल यही है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, पॉवर्टी को कम करना, गरीबी को मिटाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, है ना। तो DFI जो है वो इस्टेब्लिश और ओन्ड बाय गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने इसको बनाया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में, और जो है कह सकते हैं कि दे आर मोटिवेटेड बाय सोशल इम्पैक्ट एंड प्रोवाइड रिस्क कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट दैट वुड अदरवाइज नॉट बी एबल टू गेट फाइनेंसिंग फ्रॉम कमर्शियल लेंडर। कहने का मतलब ये है कि जो ये DFI है यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं जो बेसिकली इन ये डेवलपमेंट के लिए होते हैं, जैसे रूरल एरिया को डेवलप करना या बहुत सी चीज़ों को डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना। तो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है, क्योंकि देखो कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो इतना लोन प्रोवाइड नहीं करते लेकिन इन चीज़ों में, लेकिन जो हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप रूरल एरिया में कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, तो वो एक तरीके से रूरल एरिया का डेवलपमेंट ही हुआ, क्योंकि वहाँ आप फैक्ट्री लगाओगे, वहाँ पे 50 या 100 लोगों को आप काम दोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वहाँ पे ये चीज़ डेवलप होगी। तो इन चीज़ों पे ये पैसा लगाता है DFI, क्योंकि कमर्शियल बैंक इन चीज़ों के लिए लोन नहीं देता। कमर्शियल बैंक के पास अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको इतना ईजीली लोन नहीं मिलता, क्योंकि रिस्क होता है, कमर्शियल बैंक इतना रिस्की काम नहीं करते। लेकिन जो हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जो है हेल्प करते हैं लोगों की।
जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। तो ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है ये एक तरीके से बिचौलिया होता है, किसके बीच? पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बीच, जो कि हेल्प करता है इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज में। इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो का मतलब होता है कि अगर हम बाहर किसी कंट्रीज़ टू कंट्री जो है अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस चीज़ में भी हेल्प करता है। और ये जो है एक तरीके से 1 से 5 तक का साल तक का लोन प्रोवाइड करता है, या मोर देन 5 ईयर तक का लोन भी ये प्रोवाइड करता है। अब इनके रोल क्या होते हैं, क्या भूमिका ये अदा करते हैं? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उधार देना, लैंडिंग करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट करना, तो ये सारी चीज़ें। तो लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन डिटेल। तो नंबर 1 आता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो नेशनल लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, दे सर्व एज गवर्नमेंट एजेंट्स। एक तरीके से कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है एक तरीके से गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, और वो एक तरीके से गवर्नमेंट के एजेंट ही होते हैं जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि फॉलोइंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक्सटेंड अ सिलेक्टिव क्रेडिट लाइन विद लोअर इंटरेस्ट रेट। कहने का मतलब है कि कम इंटरेस्ट रेट पे उधार देते हैं, ताकि जो है स्ट्रगलिंग जो इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेसेस या बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी हेल्प करते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करके, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करके। कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स को, जिनको रिक्वायरमेंट होती है पैसे की और जिनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी जो है कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन में भी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हेल्प करते हैं। इन्वेस्टर जो है वो मे वांट फाइनेंशियल सर्विसेज टू कैरी आउट डेवलपमेंट प्लान्स। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज हों, कह सकते हैं डेवलपमेंट प्लान्स के लिए, ताकि वो कैरी आउट कर पाएँ, क्योंकि उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। नई मशीनरी सेट करना, टूल एंड इक्विपमेंट, न्यू फैसिलिटी और परचेजिंग न्यू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों में पैसा चाहिए, और वो पैसे फॉर्मेशन करने में जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके बाद आता है मॉनेटरी सप्लाई को रेगुलेट करना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी में जो मनी है उसको कंट्रोल करने का काम भी करते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे मनी सप्लाई का एक तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं। ये इन्फ्लेशन को भी मैनेज करते हैं, महंगाई ना हो ज़्यादा उस चीज़ को भी मैनेज करते हैं। तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो एक तरीके से हमारे नेशन की हमारी लिक्विडिटी को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। रेपो रेट, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, ये सब हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। रेपो रेट डिसाइड करना और ओपन मार्केट में पार्टिसिपेट करना, कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है मनी वाले चैप्टर में, है ना, कि आरबीआई का काम होता है ये, जिससे कि हमारी मॉनेटरी सप्लाई भी क्या होती है, रेगुलेट होती है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें भी हेल्प करते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, तो कमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं बाय ऑफरिंग सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स सर्विसेज। तो ये भी प्रोवाइड करते हैं, सेविंग कर पाएँ लोग, डिपॉजिट्स जमा कर पाएँ, ये वाली सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। ये जो है क्लाइंट्स को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उधार देते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में 10,000 पड़ा है लेकिन आपको 12,000 की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ लिमिट तक आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ताकि आप अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफ़िल कर पाओ। तो कमर्शियल बैंक जो है वो अपने क्लाइंट्स को लोन्स भी ऑफ़र करते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, मॉर्गेजेस यानी कि कुछ गिरवी रख के आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कर सकते हो, पर्सनल लोन्स लेना, ठीक है, स्कूलिंग यानी कि एजुकेशन के लिए लोन, ये सब भी ये प्रोवाइड करते हैं। पेंशन फंड सर्विसेज, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हेल्प करते हैं रिटायरमेंट में भी लोगों की, क्योंकि पेंशन ऑब्वियसली जब बंदा रिटायर हो जाएगा तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं लोगों की रिटायरमेंट में भी
डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑफ़र करते हैं, पेंशन फंड का बताते हैं उनको कि आज से आप पैसा जोड़ना शुरू करो, बुढ़ापे में 60 साल या 50 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी, है ना, या लमसम मिल जाएगी या फिर मंथली इनकम आपको मिलेगी जो आपको सपोर्ट करेगी, है ना। उसके बाद फंड्स प्रोवाइड करना, तो ये सारे हमारे हैं। नाबार्ड हमने पढ़ ही लिया था काफ़ी हद तक, तो हम नाबार्ड अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने ये सारी स्कीम्स के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चलाई थी नाबार्ड ने, फाइनेंसिंग फार्मर्स को फाइनेंस करना, वो ये सब आप नाबार्ड में लिख सकते हो, ठीक है। ये कुछ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी नाबार्ड ने चलाई थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज़ IDBI बैंक, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या ऑफ़र करी है IDBI ने। तो सबसे पहली जो इसकी फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसने क्या प्रोडक्ट ऑफ़र करे। तो नंबर 1 है प्रोजेक्ट फाइनेंस स्कीम। तो अंडर प्रोजेक्ट फाइनेंस स्कीम IDBI ने इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को एक तरीके से डायरेक्टली हेल्प किया, उनको प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स दिए, उनको लोन्स ऑफ़र करे, और क्या नाम है, अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, प्राइमरी मार्केट में पढ़ाया था, कि अंडर राइटिंग का काम भी ये करते हैं लोग, जिसमें एक तरीके से गारंटी लेते हैं कि मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं शेयर इशू कर रही हूँ, तो जो अंडर राइटर्स होते हैं ना, वो एक तरीके से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ शेयर्स की गारंटी लेते हैं कि इतने तो हम आपके इशू करवा ही देंगे, मतलब सब्सक्राइब करा ही देंगे, और नहीं कराएंगे तो जो बचे कुछ होंगे हम खुद सब्सक्राइब करेंगे। तो एक तरीके से गारंटी लेते हैं इन चीज़ों की भी, है ना। उसके बाद IDBI ऑफ़र करता है सॉफ्ट लोन स्कीम। तो IDBI ने 1976 में एक सॉफ्ट लोन स्कीम ऑफ़र करी थी, जिसमें प्रोडक्टिव यूनिट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, उनको पैसा दिया था, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, ये सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है पैसा दिया था, ताकि ये अपने आप को रिनोवेट कर पाएँ, ये अपने प्लांट एंड इक्विपमेंट चेंज कर पाएँ, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएँ, क्योंकि भाई मशीनरी खरीदने में भी बहुत पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो मतलब लार्ज अमाउंट में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो IDBI ने इनको हेल्प किया था सॉफ्ट लोन स्कीम के थ्रू। इसके बाद टेक्निकल डेवलपमेंट फ़ंड स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेक्निकल डेवलपमेंट फ़ंड स्कीम चलाई थी मार्च में 1976 में, जिसमें इसने इम्पोर्ट लाइसेंस को क्या किया था, इशू किया था, इम्पोर्ट्स ऑफ स्मॉल वैल्यू बैलेंसिंग इक्विपमेंट, जिसमें लोग जो है आसानी से बाहर से जो कम वैल्यू के टेक्निकल इक्विपमेंट होते हैं ना, उनको आप इंपोर्ट करा सकते हो, तो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो IDBI ने वो चीज़ इशू करी थी कि आप फॉरेन कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हो, बाहर के लोगों से सलाह ले सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है, उनकी टेक्निकल नॉलेज की हेल्प ले सकते हो, ड्राइंग एंड डिज़ाइंस, ठीक है, सो दैट आप डेवलप हो पाओ, है ना, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप हो पाएँ, ठीक। उसके बाद रीफाइनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल लोन। तो IDBI ने रीफाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी थी टर्म लोन्स के लिए, और ग्रांटेड बाय द एलिजिबल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टू इंडस्ट्रियल कंसर्न, मतलब कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, हमारे जो फर्म्स हैं, हमारे जो बिज़नेस यूनिट्स हैं उनको, ताकि वो जो है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर पाएँ, वो अपने प्रोजेक्ट्स को या अपने बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएँ, वो और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन ला पाएँ इंडस्ट्रीज़ में। तो इसके लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी इसने प्रोवाइड करा था। रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो IDBI ने एक अनदर इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग स्कीम चलाई थी 1965 में, जिसमें उसने एक तरीके की रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी दी थी, मतलब एक तरीके से डिस्काउंट दिया था मशीनरी बिल्स के लिए, कि अगर आप बाहर से मशीनरी मंगा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या फिर आप इंडिजीनियस मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर इंडिजीनियस का मतलब होता है जो इंडिया में बनी हुई हो, है ना, तो इंडिजीनियस मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में या उनकी परचेजेस में आप अगर ख़रीद रहे हो, तो उसके लिए आपको और ज़्यादा डिस्काउंट देगी IDBI बैंक, क्योंकि आप एक तरीके से इंडियन प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, उनको यूज़ कर रहे हो। उसके बाद फाइनेंसिंग द फिल्म इंडस्ट्री। तो IDBI ने इंट्रोड्यूस करी थी एक नई स्कीम, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री को फाइनेंस किया था, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी पैसा लगाया इसने। सीड कैपिटल असिस्टेंस। तो सीड कैपिटल का मतलब होता है जब आप नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको सीड मनी की रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्टिंग मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वाली भी इसने प्रोवाइड करी थी, स्कीम चलाई थी सितंबर 1976 में, लोगों को छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करने, ताकि वो खुद का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर पाए। ये सारे प्रोडक्ट्स थे। IDBI के कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये वो सर्विसेज होती है जिसमें हम प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं और सर्विसेज देते हैं, जिसमें हम
फॉर इशू मैनेजमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट करना इक्विटी की, ये सब हमने पढ़ा हुआ है हमारे यूनिट 2 में। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, और डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मर्जर, एक्विजिशन, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी। तो एक तरीके से कि आप ये ना एडवाइस देता है बिजनेस यूनिट्स को कि आपको जो है कितने कब इशू करनी चाहिए अपनी सिक्योरिटी, या फिर आपको मर्जर करना चाहिए किसी कंपनी के साथ, या फिर जो है आपको डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डिंग है वो उसको बेच देना, और जितनी भी आपके हाथ में वो बेच देना, डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, अपने बिजनेस को ही बेच देना। तो ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। फॉरेक्स रिलेटेड सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। तो आईडीबीआई जो है वो ऑफ़र करता है नंबर ऑफ़ फॉरेक्स रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें कमीशन बेसिस पे ये काम करता है, जिसमें ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब हम बाहर से कुछ क्रेडिट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो बाहर के लोग हम पे विश्वास कैसे करेंगे, या हम उनके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे। तो एक वहाँ का बैंक होता है, एक यहाँ का बैंक होता है। तो ये दोनों बैंक होते हैं ना, ये आपस में एक तरीके से बैंक, आप जो है बाहर के बैंक पे भरोसा कर सकते हो लेकिन किसी बंदे पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बाहर के लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे लेकिन बैंक के ऊपर तो भरोसा करेंगे ही ना। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने का काम ये बैंक करता था, पर ये वाला काम आईडीबीआई से अब किसने ले लिया, एग्जिम ने ले लिया। ये अभी हमने पढ़ा ही था। ट्रस्टीशिप सर्विसेज, तो आईडीबीआई ने ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी खोली जिसमें टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी। उसके बाद कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज, तो 1994 में आईडीबीआई ने सेटअप किया आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक। इस बैंक ने कंप्लीट रेंज ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन सर्विसेज, तो आज के टाइम में आईडीबीआई जो है वो एक लीडिंग प्लेयर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन सर्विसेज में। जैसे हमने पढ़ा था ना यूनिट 3 में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं डीपी, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्रो ऐप, अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, ये सारे डीपी हैं। बैंक भी डीपी होते हैं, बैंक भी एक तरीके से डीपी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है आईडीबीआई जो है वो अपने क्लाइंट्स को अपनी इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने में हेल्प करता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।